नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में देखो, दो एस्पेक्ट्स पर फोकस किया गया है। पहला एंटी डिफेक्शन लॉ और दूसरा गवर्नर के द्वारा हाउस को समन करना। एक एक करके इन दोनों एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की। देखो, 2018 के अंत में राजस्थान में असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और इस प्रकार की तस्वीर इमर्ज होकर आई थी। कांग्रेस को 99 सीट्स मिली, बीजेपी को 73, बीएसपी को 6, भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 और काफी सारी दूसरी छोटी छोटी पार्टीज को भी 1-2 सीट्स मिली। इंडिपेंडेंट्स थे 13। आखिर में सरकार बनाई गई कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंट्स की सपोर्ट से और बीएसपी के 6 एमएलएज भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ, सचिन पायलट जो पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम थे, ये अपनी ही सरकार से नाराज हो गए। इन्होंने कांग्रेस के 18 एमएलएज के साथ हरियाणा के एक रिसोर्ट में डेरा डाल लिया। इसके बाद अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए। इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई और व्हिप भी जारी कर दिया गया। देखो, आमतौर पर व्हिप का काम यह होता है पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में डिसिप्लिन को मेंटेन करना। कई बार जब व्हिप जारी की जाती है किसी पार्टी के द्वारा, मतलब उनके द्वारा अपने विधायकों को या फिर सांसदों को आदेश दिया जाता है कि आपको इस बिल के दौरान जब वोटिंग होगी मौजूद रहना है, या फिर नो वोट कॉन्फिडेंस पे जब चर्चा होगी, जब ये पास होगा तब आपको मौजूद रहना है। और अगर कोई सांसद या फिर एमएलए व्हिप की अवहेलना करता है, व्हिप का आदेश नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो कांग्रेस ने क्या किया, अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी और व्हिप जारी कर दिया, मतलब आदेश दे दिया सचिन पायलट के कैंप के विधायकों को कि आपको इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। लेकिन एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि विधायकों की मीटिंग के लिए क्या व्हिप जारी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यह डिबेट देखो चल ही रही थी। इसी बीच अशोक गहलोत कैंप के एक एमएलए ने स्पीकर के पास पिटीशन डाल दी कि सचिन पायलट कैंप के जो ये 18 एमएलएज हैं, इन्होंने कांग्रेस लेजिस्लेचर्स की पार्टी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया, तो ये एक ग्राउंड बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का। ऐसी पिटीशन फाइल कर दी गई अशोक गहलोत के कैंप के एक एमएलए के द्वारा स्पीकर के पास। तो इसके बाद स्पीकर ने नोटिस जारी कर दिया सचिन पायलट कैंप के 18 एमएलएज को, और सचिन पायलट कैंप के जो एमएलएज थे वो हाईकोर्ट में पहुंच गए। उन्होंने बोला कि स्पीकर का जो ये नोटिस है ये गलत है। मतलब देखो, मामला बिल्कुल सिंपल था कि स्पीकर के द्वारा नोटिस जारी करना सही है या गलत है, और क्या इस स्टेज पर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। कायदे से होना यह चाहिए था कि राजस्थान हाईकोर्ट इस पिटीशन को शुरुआत में ही डिसमिस कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यह इशू बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराग्राफ 2 में जो ग्राउंड्स बताए गए हैं एंटी डिफेक्शन से संबंधित, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, उन पर भी सुनवाई कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे इश्यूज हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो इशू यही है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी बेंचों ने डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित मामलों को ऑलरेडी सेटल डाउन किया हुआ है। तो फिर एक हाईकोर्ट का क्या औचित्य बनता है कि जो मामले सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी बेंचेस के द्वारा ऑलरेडी सेटल डाउन किए जा चुके हैं उन पर फिर से सुनवाई करना। हाईकोर्ट का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। दूसरा, रूल्स क्या कहते हैं, क्या स्पीकर के द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है?
देखो, रूल्स बनाए गए थे शुरुआत में लोकसभा के द्वारा 1985 में, बाद में ऑलमोस्ट सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स ने उन रूल्स को अपना लिया। लोकसभा रूल्स का रूल नंबर 6 ये कहता है, किसी भी एमएलए के द्वारा स्पीकर के पास दूसरे एमएलएस के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित पिटीशन फाइल की जा सकती है। जैसे अशोक गहलोत कैंप के एक एमएलए ने सचिन पायलट कैंप के 18 एमएलएस के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित स्पीकर के पास। लेकिन देखो, जो एमएलए पिटीशन फाइल कर रहा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि इनफ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जिनके अगेंस्ट वो पिटीशन फाइल कर रहा है। समझ गए? मतलब जो भी एमएलए पिटीशन फाइल कर रहा है ना, वो अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए कि ये ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो जब ये पिटीशन स्पीकर के पास जाती है ना, तो स्पीकर सिर्फ शुरुआत में इतना देखते हैं कि पिटीशन फाइल करने वाले एमएलए ने अपने आप को सेटिस्फाई किया है या फिर नहीं किया है, मतलब इनफ रीजनेबल ग्राउंड्स दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। सिर्फ इतना देखना होता है। स्पीकर इस स्टेज पे ये नहीं डिसाइड करता कि ग्राउंड्स सही हैं या गलत हैं, सिर्फ ये देखता है ग्राउंड्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। उसके बाद स्पीकर सीधा सीधा वो नोटिस भेज देते हैं उस एमएलए को जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई है। इसी केस में स्पीकर के द्वारा ऐसा ही किया गया। उनके पास किसी एमएलए ने पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने देखा कि जिस एमएलए ने पिटीशन फाइल की है उसने अपने आप को सेटिस्फाई किया है, तो सीधा सीधा उस पिटीशन को भेज दिया गया स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट कैंप के एमएलएस को जिनके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी। यहां तक देखो, स्पीकर ने अपना कोई जजमेंट नहीं दिया है। स्पीकर ने सीधा सीधा नोटिस भेज दिया सचिन पायलट के कैंप के एमएलएस को। तो कायदे से देखो, इस स्टेज पर राजस्थान हाईकोर्ट का इंटरवेंशन नहीं बनता था। एक फेमस जजमेंट है कियोतो होलोहान का, आप यहां पर देखिए 1992 का यह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कियोतो होलोहान वर्सेस जैकिलू। इस केस में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इंटरवेंशन कर सकती है डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित केस में अगर एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन पर तलवार लटक रही हो, मतलब इमीडिएट थ्रेट हो कि स्पीकर अब डिसीजन लेने वाले हैं एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने का, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। बट राइटर कहते हैं फिलहाल देखो कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं थी, फिलहाल हाई कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं बनता था। इमीडिएट थ्रेट तो तब होती ना जब स्पीकर सुनवाई स्टार्ट करते। अभी तो स्पीकर ने सुनवाई ही नहीं स्टार्ट की है। स्पीकर ने सीधा सीधा नोटिस भेजा है उस एमएलए का जिसने डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित पिटीशन फाइल की है, उन एमएलएस को जिनके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई है। तो ये पहला एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं वो इमर्ज होके आए हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, जो कि है गवर्नर के द्वारा हाउस को समन करने से संबंधित है। देखो, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इनको क्या लगा, चलो मान लिया अभी तक सचिन पायलट के कैंप के जो एमएलएज हैं उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनकी सदस्यता रद्द होती हो, लेकिन उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाने की सोची। देखो, विधानसभा के सत्र में कोई बिल पास होगा या फिर नो वोट कॉन्फिडेंस आएगा, तब तो राजस्थान असेंबली में कांग्रेस के व्हीप के द्वारा व्हीप जारी किया जाएगा और सचिन पायलट के जो एमएलएज हैं उनको सरकार के पक्ष में वोट देना ही होगा। अगर नहीं देंगे तो ये तो एक ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और सचिन पायलट के कैंप के एमएलएज की जो सदस्यता है उसे रद्द करवाया जाए। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के गवर्नर को बोला, आप विधानसभा का सत्र बुला लीजिए। देखो, ये गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है हाउस को समन करना। तो जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा रिक्वेस्ट की गई गवर्नर से, तो उन्होंने कहा कायदे से कैबिनेट के द्वारा यह फैसला लेना होता है। कैबिनेट की जब रिकमेंडेशन आती है तो गवर्नर के द्वारा हाउस को समन किया जाता है। बट अभी तक मेरे पास कैबिनेट की कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है
दूसरा, सामान्यता हाउस के स्टार्ट होने से पहले और गवर्नर के द्वारा समन करने के बाद दोनों के बीच 21 दिनों का गैप होता है। मतलब आज गवर्नर हाउस को समन करते हैं तो फिर 21 दिनों के बाद हाउस स्टार्ट हो सकता है। और गवर्नर ने यह भी कहा राजस्थान के सीएम को, आपका एजेंडा क्या है, मतलब आप हाउस को फिलहाल बुला रहे हो, हाउस में क्या चलने वाला है। ये 3-4 क्वेश्चंस राजस्थान के गवर्नर ने राजस्थान के सीएम से पूछे। बट देखो, इसके जवाब में आज आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, कैबिनेट जो है वो रेकमेंड करती है गवर्नर को कि आप हाउस को समन कर दीजिए। उसी दिन या फिर अगले दिन गवर्नर के द्वारा हाउस को समन कर दिया जाता है। गवर्नर का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं ये पूछने का कि आपका एजेंडा क्या है। गवर्नर का काम होता है सीधा सीधा हाउस को समन करना। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 174 है। गवर्नर असेंबली को समन करते हैं और इसमें गवर्नर का कोई डिस्क्रिशन नहीं होता कि मेरी मर्जी है, मैं चाहूं हाउस को समन कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। गवर्नर एक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। देखो, कैबिनेट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, आपको भी पता है इसमें क्या होता है। पावर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है, जिसको हेड किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। गवर्नर कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो बात अलग है। अगर संविधान में स्पेशली बोला गया है कि इस मामले में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होगी तो वो बात अलग है। अदरवाइज सारे के सारे जो फैसले हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से लिए जाते हैं। और असेंबली के सेशन को बुलाना ये भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का पार्ट है, मतलब गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का पार्ट है। और कैबिनेट की एडवाइस से गवर्नर को असेंबली के सेशन को बुलाना होता है। इसमें गवर्नर की मर्जी नहीं चलती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोली भी है। फॉर एग्जाम्पल 2016 के नाबम रेबिया एंड बामंग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखो जब तक चीफ मिनिस्टर के पास असेंबली में मेजोरिटी है तो गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनल पावर नहीं होती है। कैबिनेट के द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है उसको मानना होगा गवर्नर के द्वारा हाउस की कमेंसमेंट से संबंधित है। समझ गए? मतलब कैबिनेट जब बोलेगी तब गवर्नर को हाउस को समन करना होगा। इस मामले में गवर्नर की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। गवर्नर का काम होता है सिर्फ कैबिनेट की रिकमेंडेशन के अनुसार समन ऑर्डर को साइन करना। और इसके बाद हाउस में क्या कुछ होगा इस मामले में भी गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है। स्पीकर डिसाइड करता है हाउस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा कंट्रोल और सुपरविजन का काम जो है हाउस के अंदर वो स्पीकर का होता है। इवन देखो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नर के पास देखो कोई अधिकार है ही नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मना करना। अगर ये पोजीशन आती है तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को मिलके ऐसी सिचुएशन को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशंस की जो इंटीग्रिटी है उसे बचाया जा सके। बट अभी राजस्थान के गवर्नर ने जो कुछ किया वो संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट था। और बात जो कही जा रही है कि 21 दिनों का समय होता है, वैसे देखो लोकसभा की जो रूल्स कमेटी है इस कमेटी ने 1969 में रेकमेंड किया था कि गैप होना चाहिए सही में। जब हाउस को समन किया जाता है गवर्नर के द्वारा या फिर सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा, तो समन करने के बाद 21 दिनों के बाद सेशन स्टार्ट होना चाहिए। बट देखो पहले क्या होता था, बहुत सारा समय लगता था क्वेश्चन से संबंधित इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और ब्यूरोक्रेटिक डिले भी होता है। पार्लियामेंट ने देखो अब इस पीरियड को घटा के 15 दिन कर दिया है। कई स्टेट लेजिस्लेचर्स अभी भी 21 डे पीरियड का गैप रखते हैं गवर्नर जब हाउस को समन करते हैं और हाउस जब स्टार्ट होता है इसके बीच। बट देखो ये रूल इनफ्लेक्सिबल नहीं है। सामान्यतः इस रूल को फॉलो किया जाता है, बट बहुत बार जो गवर्नमेंट्स हैं अर्जेंट बेसिस पे हाउस को समन करती हैं। मतलब 2-3 दिनों के बाद ही हाउस का सेशन स्टार्ट हो जाता है, समन करने के 2-3 दिनों बाद।
तो मतलब ये जो रूल है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजिड है। अर्जेंट बेसिस पे सेशन बुलाया जा सकता है बिना 21 दिनों के गैप के। तो इस प्रकार से हमने दूसरे एस्पेक्ट की बात की कि इस प्रकार से गवर्नर जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के अगेंस्ट जाके काम कर रहे थे। अभी क्या हुआ है, अभी तो देखो उन्होंने कह दिया है कि 14 अगस्त से सेशन जो है वो स्टार्ट होगा और राजस्थान की सरकार ने इसे मान भी लिया है। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अब अवॉइड किया जा चुका है राजस्थान में। लेकिन गवर्नर ने जिस प्रकार से एक्ट किया ऐसा उन्हें एक्ट नहीं करना चाहिए था। इससे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रेपुटेशन खराब होती है और ये हमारे संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा डिटेल से आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।